समय था अब इंडियंस को ये दिखाने का कि ब्रिटिशर्स हम किसी से कम नहीं हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर एसएसटी एजुकेटर। वेलकम टू अनअकैडमी अवेंजर्स। शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। चैप्टर की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर से, जहां पर इतना बुरा हाल हुआ कि इंडियंस को भी इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पर हमारे ऊपर कॉलोनियल पावर थी और कॉलोनियल पावर यानी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने हमें भी वहां पर लड़ने के लिए भेज दिया। उसके बाद की जो सिचुएशन है वो हमारे इंडिया को पूरी तरीके से बदल देती है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का खर्चा हुआ, वो सारा उन्होंने कहां से पूरा किया? हम इंडियन से। उन्होंने टैक्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, फोर्स रिक्रूटमेंट करनी शुरू कर दी एंड इन्फ्लेशन जो था वो इतनी तेजी से बढ़ा और फूड की जो है शॉर्टेज होने लग गई। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था, एंगर जो था वो बढ़ने लगा था और फाइनली लोगों को एक होप नजर आती है महात्मा गांधी जी के रूप में, जो कि 1915 में लौटते हैं साउथ अफ्रीका से इंडिया और अपने इंडिया को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। सो द रिटर्न ऑफ अ सत्याग्रही मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न्स टू इंडिया इन 1950 एंड इंट्रोड्यूस सत्याग्रह, अ पावरफुल न्यू फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस। राइट, सबसे पहले गांधी जी आते ही अपना ये जो सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट है ये 3 जगहों पर करते हैं। नंबर 1 चंपारण बिहार में 1917 में, जहां पर इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ जो रिप्रेसिव पॉलिसी चल रही थी ब्रिटिशर्स ने जो लगाई थी उसके खिलाफ इन्होंने किया, वहां पर वो सक्सेसफुल रहते हैं। सेकंड उन्होंने किया खेड़ा गुजरात में, जिसमें उन्होंने पीजेंट्स को सपोर्ट किया, जहां पर बीमारी फैली थी और वो लोग नहीं थे कि वो अपना टैक्स पे कर पाए, तो बहुत जरूरी था उनके टैक्स को कम कराना। एंड द लास्ट वन इज अहमदाबाद 1918 में, जो कि गुजरात में ही है, जहां पर उन्होंने मिल वर्कर्स की हेल्प की थी उनके वेजेस को इंक्रीज करने में, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो बहुत ज्यादा बढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो वेजेस है वो भी बढ़ाना था। इन तीनों ही एक्सपेरिमेंट में गांधी जी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं और ब्रिटिशर्स अब डर जाते हैं कि यार ये कौन इंसान आ गया है जो हमको इस तरीके से जो है पिछाड़े जा रहा है। तो उनको ये चीज नहीं अच्छी लगी, तो टाइम आता है रॉलेट एक्ट का और एक ब्लैक कानून जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, लागू करते हैं, जिसके तहत जलियांवाला बाग अमृतसर में प्रोटेस्ट चल रहा था। वहां पर लोग जो है बैसाखी का मेला बनाने आए थे और लोगों पर निहत्थे गोलियां चलाने का ऑर्डर जो है जनरल डायर ने दिया और इतना बुरा कांड हम बोल सकते हैं वहां पर ब्रिटिशर्स ने किया, जिसके खिलाफ लोगों के अंदर फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा था और अब टाइम था कि यूनिटी शो करने का। और फाइनली समय आता है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। क्या किया हमने इस मूवमेंट में? इस मूवमेंट में हमने पूरी तरीके से बॉयकॉट किया ब्रिटिशर्स की जितनी भी बनाई हुई चीजें थी, चाहे वो स्कूल था, चाहे वो कोर्ट था या कोई भी गुड क्यों ना था। उसके साथ साथ हमने प्रमोट किया अपने स्वदेशी को, यानी कि जो हम इंडियंस बना रहे हैं, सेल्फ रिलायंस पे हम लोग जो है पूरी तरीके से निर्भर होने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ अब होता क्या है, यूनाइटेड फ्रंट का मतलब क्या है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को हमेशा साथ बोला जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये अकेला ऐसा मूवमेंट था जिसमें हिंदू और मुस्लिम साथ आकर लड़ रहे थे। एक यूनाइटेड जो है हमें नजर आ रहा था। क्यों? क्योंकि खलीफा जो कि आपके टर्की के उस टाइम के मुस्लिम्स के गुरु थे, ब्रिटिशर्स उनके हार्श ट्रीटी की वजह से उनकी इंसल्ट कर रहे थे और ये बात हमारे इंडियन मुस्लिम्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए उन्होंने यहाँ पर गांधी जी के साथ मिलकर इसकी जो है शुरुआत की, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी यूनाइटेड द खिलाफत मूवमेंट विद नॉन कॉपरेशन, पावरफुल बट टेम्परेरी हिंदू मुस्लिम अलायंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। जब दोनों का दुश्मन एक ही था तो दोनों को साथ में तो आना ही था। चीजें सब कुछ चल रही थी, लोग जो है पूरी तरीके से गांधी जी के ऑर्डर्स का, गांधी जी की कही हुई बातों का पालन कर रहे थे, लेकिन सडनली एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि गांधी जी को पूरी तरीके से बदल देता है और वो था आपके चोरी चोरा इंसिडेंट। गोरखपुर में एक छोटी सी जगह है जहां पर होता क्या है, फेब की बात है। कब की बात है? फरवरी 1922 में लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां पर पुलिस स्टेशन था। पुलिस वालों को लगा कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन पे थोड़ा सा बोलते हैं। वहां पर जो एक तरह से डिबेट और मार पिटाई शुरू होती है और फाइनली जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अंदर इतना गुस्सा होता है कि वो लोग क्या करते हैं, उस पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। और जैसे ही वायलेंस होता है वैसे ही गांधी जी को लगता है कि नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं समय है कि हम लोग क्या करें, अपनी जनता को तैयार करें। अब इस मूवमेंट के लिए अभी तैयार नहीं है, इसलिए गांधी जी यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर देते हैं और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है।
आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इस पूरे मूवमेंट में सब लोगों ने अपने स्ट्रगल को कहीं ना कहीं रखा और एक तरीके से साथ में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि वन स्ट्रगल मेनी एक्सपेक्टेशंस, डिफरेंट सोशल ग्रुप हैड देयर ओन विजन ऑफ फ्रीडम, पीजेंट्स वांटेड लैंड रेवेन्यू रिडक्शन, है ना, पीजेंट्स जो थे उन्हें लगा कि इसकी वजह से हमारा जो लैंड रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, वर्कर्स जो थे उन्हें लगा कि उनको बेटर वेजेस मिल जाएंगे, एंड डिफरिंग एक्सपेक्टेशंस क्रिएटिंग इंटरनल टेंशन, और सब जो है इसको अपने अपने रूप में ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक टेंशन भी जो है वो डेवलप होती जा रही थी। अब समय आता है, सब कुछ धीरे धीरे चल रहा होता है, लेकिन समय आता है एक ऐसे कानून का जो कि पूरी तरीके से बदल देता है हमारी पॉलिटिकल स्थिति को। कैसे? साइमन कमीशन को जो है भारत में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें ये बोला जाता है कि अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन उस जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करेगा उसमें एक भी इंडियन नहीं होगा, यानी कि जो लोग हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने आए हैं वो हम ही नहीं है, बाहर के लोग आके हमें कैसे बताएंगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए इसको खिलाफ जो है बहुत ज्यादा जो है चुनाव हुए और गो बैक साइमन के नारे जो है लगाए गए। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन कब आया, 1928 में जो है आपके लिए आया, और लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया और फाइनली इसको जो है हटना पड़ा। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। अब गांधी जी को लगा कि ये समय आ गया है एक और बड़े मूवमेंट की शुरुआत करने का, और वो जो है लॉर्ड इरविन, उस टाइम के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनको जो है एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में 11 डिमांड्स लिखते हैं, जिसमें उन्होंने एक डिमांड लिखी थी कि सॉल्ट टैक्स को रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि सॉल्ट तो भाई हमारा है ना, नमक हमारा, आप हम पे उस पे कैसे टैक्स ले सकते हैं। और गांधी जी ने उसमें वार्निंग दी थी कि अगर आप इस सॉल्ट टैक्स को रिमूव नहीं करोगे तो हम लोग जो है डांडी मार्च की शुरुआत करेंगे। और फाइनली ऐसा होता है इन 1930 गांधी जी ब्रेक द ब्रिटिश सॉल्ट लॉ, अ डेली नेसेसिटी बिकम अ ब्रिलियंट एंड सिंबल ऑफ द फाइट फॉर फ्रीडम, और इसको ही जो है सिंबल बनाया गया हमारे नेक्स्ट मूवमेंट के लिए, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। एक बहुत ही बड़े लेवल पे जो है हमने इसमें जो है पार्टिसिपेट लिया। इस मूवमेंट में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक ही मेजर डिफरेंस था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में विमेन ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, नॉन कॉपरेशन के टाइम पर इतना नहीं था। तो ये क्वेश्चन भी आपके में बन सकता है कि नेशन वाइड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस हुआ, वाइड स्प्रेड ब्रेकिंग हुआ कॉलोनियल लॉज का, और मैसिव और अनप्रेसिडेंटेड पार्टिसिपेशन बाय द विमेन। ये देख सकते हो आप लोग, इस तरीके से महिलाओं ने जो है आगे बढ़कर इसमें पार्टिसिपेट लिया, राइट। ये सब चीजें चल रही थी और कहीं ना कहीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन के अंदर हो रही थी। इस पूरे में ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि वो किसी तरीके से हम इंडियंस के अंदर एक ऐसी फूट डाल दे, कैसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी डाल दे जिससे एक्चुअल में ऐसा, और फाइनली ऐसा होता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो कि सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट ले रहे थे, सेकंड में लॉर्ड इरविन के बनाने के बाद जो है गांधी जी जाते हैं और वहां पर बात होती है सेपरेट इलेक्टोरल की, जिसको गांधी जी पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मैं हम इंडियंस को नहीं बंटने दूंगा। लेकिन वहीं पर अगर BR अम्बेडकर जी की बात करें तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, यही समय है कि मैं अपनी डिप्रेस क्लास के लिए कुछ करूं, और वो इंडिया आते हैं और गांधी जी के साथ एक पैक्ट साइन करते हैं, दैट इज पूना पैक्ट इन 1932, जिसमें क्या बोला जाता है कि जो भी लेजिस्लेचर हमारी रहेगी उस लेजिस्लेचर में जितने भी हमारे SC STs है यानी कि डिप्रेस क्लास हैं उनको क्या है, रिजर्वेशन दिया जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और ये सब चीजें चल रही थी कहीं ना कहीं जो है 1942 में अगर हम बात करें, एक ऐसा समय आता है जब ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज्यादा लो चल रहे थे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी, और यही लगा गांधी जी को सही समय है एक और मूवमेंट चलाने का, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, इसी को अगस्त मूवमेंट भी बोला जाता है क्योंकि ये अगस्त 1942 में जो है शुरू किया गया था। इस टाइम पर गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, दैट इज डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और ये सब कहीं ना कहीं चल रहा था, तो इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं लोग जो है एक कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है वो डेवलप कर रहे थे अपने अंदर, और लोग जो है इस तरीके की तस्वीरें बना रहे थे कि जिससे हम लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो और ज्यादा राइज करे, है ना। किसने, देखिए, सिंबल एंड आर्ट लाइक इमेज ऑफ भारत माता क्रिएटेड अ शेयर्ड विजन ऑफ मदरलैंड, कि भाई ये हमारी मदरलैंड है, भारत माता ही हमारी माँ है, इसको हम लोग इस तरीके से हार्म नहीं करने देंगे, राइट। एंड वेविंग ऑफ द शेयर्ड आइडेंटिटी, नेशनल सॉन्ग्स जो है वो अडॉप्ट किए गए, बहुत सारे फोकलोर जो है वो बनाए गए, एंड इंडियाज ग्लोरियस पाथ फॉर द डीप सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, द ट्राई कलर फ्लैग सिंबलाइज यूनिटी ऑफ सेल्फ रिलायंस। और इसी के साथ हमारा ट्राई कलर जो फ्लैग जो आज तक हम लोग इतना प्राउड फील करते हैं वो बनाया गया और उसको जो है एक्सेप्ट किया गया, एंड फाइनली जो है एक तरीके से पूरी दुनिया की आंखें जो है वो खुल जाती हैं इस पूरे मूवमेंट के बाद। और समय आता है 1947 का, कब,
15th अगस्त 1947 जब हम लोग फाइनली फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं। एक रिलीजन, कास्ट, क्लास सब कुछ जो है फाइनली एक कंट्री के अंदर बनाया जाता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहीं पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।